फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही डरावने ऐतिहासिक संदर्भ से होती है जो इसके डर को सच्चाई से जोड़ता है। लगभग 2300 साल पहले हाइड्रोफोबिया का पहला दर्ज किया गया मामला सामने आया था। हालांकि हाइड्रोफोबिया एक मानसिक बीमारी के रूप में भी हो सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा रेबीज के सबसे खतरनाक और जानलेवा लक्षण के रूप में जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पानी देखने या पीने की कोशिश करने पर भी तेज और बेकाबू झटके लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह वायरस सीधे दिमाग और नसों पर हमला करता है और इसका असर खास तौर पर चिंपैंजी पर बहुत भयानक होता है। इस डरावने माहौल को बनाने के बाद फिल्म अपनी मुख्य कहानी की ओर बढ़ती है। कहानी एक अंधेरे जंगल जैसे इलाके में पहुंचती है जहां एक सामान्य सा पशु चिकित्सक एक सामान्य काम समझकर आता है। वह शांत और खुशमिजाज होता है और बेन नाम के एक चिंपैंजी को टीका लगाने की तैयारी करता है। बेन बहुत ही शांत बैठा होता है, कुछ ज्यादा ही शांत। अचानक सब कुछ बदल जाता है। बेन अचानक हमला कर देता है। कुछ ही पलों में डॉक्टर का चेहरा बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी खबरों के जरिए आगे बढ़ती है। बताया जाता है कि चिंपैंजी अब लगभग 300 शब्द समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं, इसलिए कई लोग उन्हें पालतू जानवर की तरह रखने लगे हैं। फिर कहानी 35 घंटे पीछे जाती है और लूसी नाम की एक युवा महिला से परिचय कराती है जो हवाई जाने वाली फ्लाइट में है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द पूरी तरह बदलने वाली है। उड़ान के दौरान एक छोटा लड़का गलती से उससे टकरा जाता है, अपना टेडी बियर उठाता है और शर्मीली सी मुस्कान के साथ माफी मांगता है। शुरुआत में यह मुलाकात बहुत मामूली लगती है। बाद में लूसी अपनी बहन एरन से बात करती है जो घर पर एक चिंपैंजी की देखभाल कर रही होती है। इसके बाद वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट से मिलती है जो खुशी खुशी बताती है कि वह वीकेंड पर मिलने आने वाली है। थोड़ी ही देर में केट की दोस्त हैना भी उनके साथ जुड़ जाती है और प्लेन वाले लड़के ड्रू के दोस्त फिल से बात करने लगती है, यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी मांग लेती है। लैंड करने के बाद केट का भाई उन्हें लेने आता है। हैना से फ्लर्ट करने की उसकी अजीब कोशिशें माहौल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है जिसे लूसी ठीक से समझ नहीं पाती। घर पहुंचने पर लूसी अपने पिता एडम से मिलती है जो सुन नहीं सकते और इशारों की भाषा से बात करते हैं। एडम जिस किताब पर काम कर रहे होते हैं उसके सौदे को लेकर काफी परेशान रहते हैं, लेकिन लूसी को देखकर उनका मन खुश हो जाता है। हैना को औपचारिक रूप से परिवार से मिलवाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद चिंपैंजी बेन सामने आता है एक टैबलेट की मदद से जो लिखे हुए शब्दों को आवाज में बदल देता है। बेन उनसे बात करता है। यह देखकर लूसी हैरान रह जाती है। फिर बताया जाता है कि लूसी की दिवंगत माँ एक वैज्ञानिक थीं और बंदरों के व्यवहार पर काम करती थीं। इसी वजह से बेन कई सालों से इस परिवार का हिस्सा है और सभी का उससे गहरा रिश्ता है। शाम को बाद में केट का भाई हैना को सिगरेट ऑफर करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद हैना घर में इधर उधर घूमती है और एक बड़े डरावने से शांत स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। तभी बेन अचानक वहां आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर पानी पर पड़ती है वह बुरी तरह डर जाता है। उसके चेहरे पर साफ साफ दहशत दिखाई देती है। हाइड्रोफोबिया के लक्षण बिल्कुल साफ होते हैं। बेन की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे बहुत पसीना आने लगता है, मुंह से लार टपकती है और वह हांफने लगता है। वह हैना की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जब हैना घबराकर अपना हाथ आगे करती है तो बेन अचानक उसे काटने के लिए झपट पड़ता है। तभी एडम तुरंत बीच में आ जाते हैं। वह एक सीटी बजाकर बेन को काबू में करते हैं और उसे वहां से दूर ले जाते हैं। एडम हैना को समझाते हुए कहता है कि बेन ने सिर्फ एक अजनबी को देखकर ऐसा व्यवहार किया था और उसे आराम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वह बेन को वापस उसके बाड़े में ले जाता है जहां उसे एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। यह देखकर एडम घबरा जाता है। वह बेन के शरीर पर काटने के निशान भी देखता है और खतरे को समझते हुए सावधानी के तौर पर बेन को पिंजरे में बंद कर देता है। अगली सुबह एडम सबको बताता है कि बेन को नेवले ने काटा था और उस जानवर को जांच के लिए भेज दिया गया है। वह जोर देकर कहता है कि बेन को बंद ही रखा जाए और वह एक पशु चिकित्सक से संपर्क करेगा। सबको भावुक अलविदा कहकर एडम काम पर निकल जाता है। बाद में सब लोग पूल के पास आराम करते हैं। वहां हैना और केट का भाई और करीब आ जाते हैं जिससे लूसी को जलन महसूस होती है। लूसी हैना को प्लेन वाले लड़कों को फोन करने की चुनौती देती है और हैना उसे स्वीकार कर लेती है। तभी केट को उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसे जोर की उल्टी होने लगती है। बात वहीं रुक जाती है। लूसी केट को उसके कमरे तक ले जाती है। इस दौरान ध्यान दिया जाता है कि दोनों लड़कियां एक जैसी माला पहने हुए हैं जो उनकी गहरी दोस्ती का शांत प्रतीक है। बाद में हैना अकेले में केट के भाई से बात करती है और लूसी पर आरोप लगाती है कि वह उनके बीच दखल देने की कोशिश कर रही है। वह इससे इनकार करता है और कहता है कि लूसी उसके लिए परिवार जैसी है। अपनी बात साबित करने के लिए वह हैना को चूम लेता है, यह जाने बिना कि लूसी सब देख रही है। इसी बीच डॉक्टर लैम्बर्ट बेन की जांच के लिए पहुंचते हैं। अब बेन साफ तौर पर आक्रामक और डरा हुआ दिखाई देता है। फिर कहानी वापस केट पर आती है जिसकी तबीयत अब कुछ बेहतर होती है और वह बाहर टहलने निकलती है। उसे प्लेन वाला टेडी बियर दिखाई देता है। तभी बेन अचानक सामने आ जाता है, पूरी तरह बदला हुआ। उसकी आंखों में जानलेवा पागलपन होता है। केट छिप जाती है और घबराकर लूसी को फोन करती है। जब लूसी वहां पहुंचती है बेन गायब होता है, लेकिन तभी पूल की तरफ से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। केट का भाई रस्सी की मदद से बेन को रोकने की कोशिश करता है, जबकि लूसी थोड़ी देर के लिए उसे शांत कर पाने में सफल हो जाती है और उसे बांध देती है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि काम करने वाला इकलौता फोन बेन के पिंजरे
के अंदर ही रखा हुआ है। उसी पल एरन वहां पहुंचती है और बेन तुरंत खुद को छुड़ा लेता है और उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। बेन हर रास्ता रोक लेता है और पीछे गहरी समुद्री चट्टान होने के कारण सबके पास जान बचाने के लिए पूल में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। चारों ओर से फंसे होने पर केट का भाई निक बेन को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है और जोर से उसका सिर जमीन पर पटक देता है। निक की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। लड़कियां सदमे में रह जाती हैं। तभी बेन एक डरावनी, लगभग मजाक उड़ाने जैसी हंसी हंसता है, जिससे उसकी बीमारी की भयावह हालत साफ हो जाती है। लूसी समझ जाती है कि एरन को तुरंत इलाज की जरूरत है। वह सावधानी से पुल से बाहर निकलती है और फोन तक पहुंचती है, लेकिन देखती है कि उसकी स्क्रीन टूट चुकी है। गलती से कॉल प्लेन वाले लड़कों को लग जाती है, लेकिन वे इसे मजाक समझकर टाल देते हैं। कुछ ही पलों बाद बेन ऊपर लगी लाइटों पर झूलता हुआ हैना पर भयानक हमला करता है और उसके सिर से बालों के गुच्छे नोच लेता है। उधर द्वीप के दूसरे हिस्से में एडम को एक भयानक खबर मिलती है। नेवले की जांच में रेबीज की पुष्टि हो चुकी होती है। डर के मारे वह बार बार लूसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि लूसी का फोन उसके कमरे में पड़ा है। घर के अंदर लूसी और केट चुपचाप घुसकर निक का फोन लेने की कोशिश करती है। तभी अचानक टीवी चालू हो जाता है और बेन को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। दोनों लड़कियां एक अलमारी में छिप जाती है। बेन गुस्से में टीवी को तोड़ डालता है और लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है, लेकिन फिर कमरे से बाहर चला जाता है। जब लूसी आखिरकार फोन उठा लेती है, तभी बेन का टैबलेट अपने आप चालू हो जाता है और एक ठंडी डरावनी आवाज में संदेश आता है, लूसी बैड। तभी बेन ऊपर से हमला करता है। केट उसे डंडे से मारती है, जिससे दोनों भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन बेन कांच की खिड़की तोड़कर उनका पीछा करता है। पूल के पास बेन केट को पकड़ लेता है और पत्थर से उसका सिर कुचलकर बेरहमी से मार डालता है। फिर वह लूसी की ओर बढ़ता है, लेकिन हैना बीच में आ जाती है। वह बेन की गर्दन में रस्सी डालकर उसे रोकती है और लूसी को अपने साथ पानी में खींच लेती है। फिर भी बेन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह खुद को छुड़ा लेता है। इसी दौरान ड्रू और फिल घर पहुंचते हैं, अब भी यही समझते हुए कि यह सब कोई भयानक मजाक है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ड्रू को बेन की एक तस्वीर मिलती है और कुछ ही पलों बाद उसका आमना सामना खुद बेन से हो जाता है। ड्रू खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और बेन का ध्यान भटकाने के लिए चाबियां हिलाता है, लेकिन यह तरकीब काम नहीं करती। जैसे ही ड्रू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, बेन उस पर झपट पड़ता है। एक भयानक पल में वह ड्रू का जबड़ा नोच लेता है और कुछ देर उसके साथ खेलते हुए उसका शव वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद फिल, लूसी और बाकी लोगों को पूल में छिपा हुआ देख लेता है, लेकिन लूसी के चुप रहने के इशारों को नजरअंदाज कर देता है। उसका चिल्लाना फिर से बेन का ध्यान खींच लेता है। इस अफरा तफरी के बीच हैना अपनी कार तक भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी चाबियां गायब हैं। तभी बेन सामने आ जाता है, खुद कार खोलता है और जब हैना इमरजेंसी नंबर पर मदद की गुहार लगा रही होती है, उसी समय उसे मार देता है। आखिरी हिस्से में लूसी लंगड़ाती हुई घर की ओर लौटती है, लेकिन कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है, जिससे वह और धीमी हो जाती है। तभी बेन फिर से हमला करता है। उसी समय एडम घर लौटता है और चारों ओर मची तबाही देखकर भी उसे ठीक से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह इतनी बेफिक्री से पिंजा का एक टुकड़ा उठा लेता है, जबकि लूसी उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही होती है। बेन लूसी पर झपटता है और खतरे से अनजान एडम ऊपर चला जाता है, लूसी को अकेला छोड़कर। बेन पहले शांत होने का नाटक करता है और फिर अचानक लूसी की कलाई तोड़ देता है। एरन उसे कुछ देर तक भटकाए रखती है, जिससे लूसी भागने में सफल हो जाती है। कुछ ही पलों बाद एडम ड्रू की पूरी तरह क्षत विक्षत लाश देखता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि उसके घर में कितना बड़ा डरावना हादसा हो चुका है। वह सीटी बजाकर बेन को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन रेबीज से पागल हो चुका बेन अब किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। एक भयानक संघर्ष होता है जो तब खत्म होता है जब एडम टूटे हुए बोतल से बेन को चाकू मार देता है। बेन आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाकर एक नुकीली लकड़ी में जा फंसता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिल्म का अंत पुलिस और मेडिकल टीम के पहुंचने से होता है। डॉक्टर बताते हैं कि एरन बच जाएगी। तबाही और अपनों की मौत के बाद सब कुछ एक गहरी डरावनी खामोशी में डूब जाता है। कृपया ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।